हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक। आज हम लोग टेस्ट 43 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, शाही भारतीय नौसेना रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में HMIS तलवार के नाविकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। शाहीन भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान जहाज के मस्तूल पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए थे। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ जब HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में बॉम्बे में कार्य बंद कर दिया। शीघ्र ही इस विद्रोह में देश भर के अन्य नौसैनिक केंद्र, जिसमें विशेष रूप से कराची, मद्रास और विशाखापट्टनम भी शामिल हो गए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। विद्रोह के दौरान जहाज के मस्तूल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी वाला, 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका प्रथम सत्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के साथ आयोजित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंबई सत्र में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष और NG रंगा इसके महासचिव थे। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। महाराष्ट्र के फैजपुर अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का दूसरा सत्र कांग्रेस अधिवेशन के साथ आयोजित किया गया था, न कि पहला सत्र। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और जो पहला सत्र था इसकी अध्यक्षता NG रंगा द्वारा की गई थी। AIKS का जो पहला सत्र है वो वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ है। यानी ये जो पहला वाला जो सत्र की बात हो रही है ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है और दूसरा वाला आपके महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाए, क्योंकि ये पहला सत्र नहीं था बल्कि ये सेकंड वाला सत्र था। सेकंड वाला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान समिति द्वारा बंबई सत्र में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है दूसरे का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, वांडीवास का युद्ध भारत में यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुए संघर्ष में निर्णायक युद्धों में से एक था। यह निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य लड़ा गया। डच और पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, पुर्तगाली और अंग्रेज, डेनिश और डच। देखिए ये जो युद्ध है ये 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1756 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ ने दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तीसरे और निर्णायक दौर के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध वर्ष 1760 में वांडीवास में हुआ था और यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर जनरल आयरकूट थे युद्ध में, ये नाम पूछा जाता है, और फ्रांसीसियों की तरफ से यहाँ पर जो थे वो थॉमस आर्थर डी लाली थे। ये दोनों नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर नेतृत्वकर्ता अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट हैं और इनकी तरफ से फ्रांसीसियों की तरफ से आर्थर डी लाली हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, भगवती चरण बोहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। देखिए भगवती चरण बोहरा को जानने से पहले आपको असहयोग आंदोलन पर थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन आपको पता ही होगा, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया। इसकी वजह से तमाम जो क्रांतिकारी युवा थे उनके मन में आक्रोश व्याप्त हो गया और वो गांधी जी का जो अहिंसा वाला रवैया है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे
उनका मानना ये था कि भाई जो आज़ादी है वो क्रांतिकारी तरीके से लड़कर भिड़कर मारपीट करके वो ऐसे भी प्राप्त की जा सकती है, यानी अहिंसा के दम पर नहीं बल्कि हिंसा के दम पर भी प्राप्त की जा सकती है। तो इन्हीं क्रांतिकारी जो समूहों में, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के समूहों में एक नाम आ जाता है भगवती चरण बोहरा का। तो इन्होंने जो है आपके चंद्रशेखर आजाद के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। हालांकि असहयोग आंदोलन को अचानक से जब वापस ले लिया गया तो इस बात से ये असंतुष्ट थे और इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया और विकल्पों की तलाश करने लगे कि कैसे आज़ादी प्राप्त की जा सके। तो इस आधार पर इन्होंने अपना जो क्रियाकलाप है वो जारी रखे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ये सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का समूह है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग जुड़े थे वो सब हिंसा में विश्वास करने वाले थे। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विद्रोह या आंदोलन लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र या उनके भूभाग लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमिलित है वो बताना है। दक्कन के दंगे तेलंगाना, मोपला विद्रोह महाराष्ट्र, बारदोली आंदोलन गुजरात। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दक्कन के दंगे, तो दक्कन तेलंगाना में तो पड़ता नहीं है, दक्कन वाला रीजन महाराष्ट्र वाला रीजन आता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म गलत हो जाएगा। देखिए, दक्कन के दंगे मुख्य रूप से पश्चिमी भारत विशेषकर महाराष्ट्र क्षेत्र में हुए। रयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन क्षेत्र के रयतों पर आरोपित किए गए कराधान का भारी बोझ इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था। तो ये कहाँ पर हुए हैं? ये महाराष्ट्र रीजन में हुए हैं, ना कि तेलंगाना में। मोपला विद्रोह जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो मोपाला जो विद्रोह है ये मालाबार भूभाग के क्षेत्रों में हुआ था। यानी कहाँ पर ये हुआ था? जो केरल का मालाबार तट है, तो ये मालाबार रीजन में हुआ है। यानी मालाबार जो भूभाग है इनके क्षेत्रों में हुआ था। मोपला मुस्लिम काश्तकार थे और वहाँ रहने वाले अधिकांश जमींदार हिंदू थे। तो काश्तकारों की शिकायतें जमींदारों के दमनकारी अत्याचारों जैसे उच्च लगान, कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी। इसकी वजह से ये मोपला वाला विद्रोह हुआ। तो ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ है बल्कि कहाँ हुआ है? ये मालाबार रीजन है, केरल वाला जो रीजन है वहां पर हुआ है। तो ये आपका सेकंड वाला भी गलत है। तीसरा वाला जो कथन है युग्म है ये सही है। बारदोली आंदोलन इसका संबंध गुजरात से है और ये 1926 गुजरात में हुआ था। इसका रीजन क्या था? यह आंदोलन भूमि राजस्व में 30% की वृद्धि करने के सरकार के फैसले के विरुद्ध था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि दी थी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला युग्म सही सुमिलित है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी, केवल थर्ड। छठवां प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नेता लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। तो आपको बताना है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमिलित है। नाना साहिब ग्वालियर, खान बहादुर खान कानपुर, कुंवर सिंह बिहार। देखिए, नाना साहिब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ना कि ग्वालियर में। ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था। ध्यान देना, तो ग्वालियर में तात्या टोपे हैं, तो तात्या टोपे ने वहां पर नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म जो है सही नहीं है। खान बहादुर खान की बात करें तो इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया था, ना कि कानपुर में। यानी कि ये बरेली में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपका सेकंड वाला भी युग्म गलत हो जाएगा। तीसरा वाला युग्म यहां पर बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला युग्म सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का सी, केवल थर्ड। सातवां प्रश्न है आपका, साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसे सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रथम संस्करण गुरमुखी में प्रकाशित हुआ था। देखिए, गदर का जो अर्थ होता है वो होता है विद्रोह। तो गदर दल की स्थापना 1913 में कनाडा और यूएसए के भारतीय प्रवासियों के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना वहीं पर यूएसए में की गई थी। इनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी गदर समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से प्रकाशित किया जाता था। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। इसका जो पहला संस्करण था, पहला संस्करण 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया गया और ये जो संस्करण था ये गुरमुखी में नहीं
बल्कि ये उर्दू में आया था। वहीं 9 दिसंबर को यहाँ पर इनका जो अगला वाला जो संस्करण है या फिर आगे ये गुरमुखी में भी छापने लगे हैं, यानी लेकिन पहला वाला जो संस्करण रहा है वो किस में रहा है, उर्दू में ही रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 7वें का ए वाला, केवल एक। 8वां प्रश्न है आपका, 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका गठन सितंबर 1946 में हुआ था, जिसमें केवल कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के वास्तविक या स्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने कभी भी अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था। देखिए 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन देश के ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में परिवर्तन की निगरानी के लिए किया गया था। आरंभ में इसे जवाहरलाल नेहरू की वास्तविक या स्थायी अध्यक्षता में केवल कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा गठित किया गया था, यानी यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बल्कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, और स्टार्टिंग में इसका जो गठन किया गया है उसमें केवल कांग्रेस शामिल थी। तीसरा वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। हालांकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वायसराय लॉर्ड बेविल ने 26 अक्टूबर 1946 को लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया था। यानी पहले ये शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें शामिल कर लिया गया है। तो आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल एक। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विख्यात संस्कृत विद्वान होने के बावजूद इन्हें भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के सुखद मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा पर केवल उच्च जातियों के एकाधिकार होने का विरोध किया। वे भारत में विधवा पुनर्विवाह के ध्वजवाहक थे। इन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी काम किया। उपर्युक्त दिए गए कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, करसन दास मुलजी या राधाकांत द्विवेदी। देखिए यहाँ पर ये जो सब विशेषताएं बताई गई हैं ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। विशेष रूप से इन्होंने अपने मूल निवास स्थान बंगाल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सर्वोत्तम कार्य किया। उसी क्रम में इन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों ने होम चार्जेस को भारत से धन की निकासी के तरीकों में से एक होने पर बल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा होम चार्जेस का सही वर्णन करता है। भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज, भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों का वेतन, ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे, भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के लाभ। विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में आर्थिक राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण भाग था। इसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन की व्यापक आर्थिक व्यवस्था की आलोचना में निहित थी, जिसकी शुरुआत प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने प्रकाशनों, भाषणों और जन अभियानों में की थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने इंगित किया कि भारत की पूंजी और धन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को हस्तांतरित किया जा रहा है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे बहिर्गमन के कारण बताए थे। तो इन बहिर्गमन के कारकों में एक आपका यहाँ पर ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे ये भी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 10वें का सी वाला, यानी जिसको आप गृह व्यय के नाम से जानते हैं, अर्थात ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चों के रूप में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई थी। समितियों, स्वयंसेवकों के दलों ने आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में सहयोग किया। बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की यह पहली घटना थी। देखिए, बंगाल में बड़े पैमाने पर विभाजन विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो आगे चल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में विकसित हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी आपका सही है। समितियों यानी जो स्वयंसेवक दल हैं, इन्होंने आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में सहयोग किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर एक एग्जाम्पल है, जैसे अश्विनी कुमार दत्त हैं,
तो इनकी स्वदेशी बांधव समिति इसी प्रकार की एक समिति का उदाहरण है जिसके जरिए इन्होंने लोगों को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। सी वाला जो कथन है ये आपका गलत है। देखिए यहां पर आप ये देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़े जमींदार जो अब तक ब्रिटिश राज के प्रति वफादार थे, ये आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेताओं के साथ शामिल हो गए हैं, यानी कि इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। जहां पे लिखा हुआ है नहीं दिया है, तो इस आधार पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। डी वाला आपका बिल्कुल सही है। आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता थी और राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की यह पहली घटना थी। तो यहां पर आपका डी वाला सही है। यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो 11 का सी। 12वां प्रश्न है आपका, पावना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। विद्रोह का मुख्य कारण यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त दमनात्मक प्रथाएं थीं। किसानों ने उत्पीड़न का विरोध करने के लिए नो रेंट यूनियनों का गठन किया। सरकार ने काश्तकारों के कुछ वर्गों के लिए काश्तकारी स्थायित्व की अभिपुष्टि करने वाला एक अधिनियम पारित किया। 1870 और 80 के दशकों के दौरान पूर्वी बंगाल के कुछ भागों में जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं के कारण कृषक विद्रोह हुए। जमींदारों ने कानूनी सीमा से ज्यादा लगान वसूलने की कोशिश की और काश्तकारों को 1859 के अधिनियम के अंतर्गत भूमि पर स्वामित्व का जो अधिकार है यह प्राप्त करने से वंचित रखने का भी इन्होंने प्रयास किया है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए विद्रोह जो हुआ था तो विद्रोह जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और दमन के विरुद्ध हुआ था, न कि यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा दमन के विरुद्ध। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी यहां पर कारण जो थे वो जमींदार थे, न कि यूरोपीय बागान मालिक। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किसानों ने नो रेंट यूनियनों का गठन किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। सरकार ने वर्ष 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया और सरकार ने काश्तकारों के कुछ वर्गों के लिए स्थायी काश्तकारी के साथ साथ काश्तकारों की जमींदारों के विभिन्न उत्पीड़नों से रक्षा करने के लिए विधि भी निर्मित की थी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन आपका सही है। यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का सी, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चाबी विवाद की अफेयर संबंधित है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के दौरान हिंसा से बचने के लिए गांधी जी द्वारा किए गए अनुरोध से 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा बैरकों को तोड़ने से औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वर्ण मंदिर के तोशाखाना का प्रभार बनाए रखने के प्रयास से मोपला विद्रोह के दौरान हिंदू जमींदारों को लूटे जाने से, तोशाखाना का मतलब होता है कोषागार, जिसको आप अंग्रेजी में ट्रेजरी कहते हैं, उसी की बात हो रही है। तो देखिए ये जो की विवाद है या फिर की अफेयर जिसको कहा जाता है, चाबी विवाद कहा जाता है, तो स्वर्ण मंदिर को अपने अधिकार में लेने के पश्चात खालसा बिरादरी ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त का संचालन करने के लिए समिति नियुक्त की। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को प्रबंधक नियुक्त करने के लिए कहा जिसे तोशाखाना यानी कोषागार की चाबियां सौंपी जा सकें, किंतु अमृतसर के जिला कलेक्टर द्वारा चाबियों को प्रबंधन से ले लिया गया और इसने संपूर्ण पंजाब में सिखों को आक्रोशित कर दिया। इसके पश्चात सिखों ने शक्तिशाली आंदोलन आरंभ कर दिया जिसे तोशाखाना चाबी विवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का सी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, 1854 के राज्य सचिव के एजुकेशनल डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। इसने कंपनी को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपए की राशि व्यय करने का निर्देश दिया। अगला है डिस्पैच का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के तहत सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना था। देखिए ये आप लोग जानते होंगे, इसे वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच भी कहा जाता है और साथ ही इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। कंपनी को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्देश 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा दिया गया था। यानी 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो निर्देश है ये दिया गया था। ये 1854 के वुड डिस्पैच में निहित नहीं था। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। इसने सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके तहत 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।
तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है, तो आपका सही आंसर है यहां पर 14 का बी, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया। यह अधिवेशन मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव के लिए स्मरणीय है। उपर्युक्त परिच्छेद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन का वर्णन किया जा रहा है? लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1929। मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी और 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।